हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एक न्यू पेपर स्टार्ट करेंगे जो एचटेट टीजेटी साइंस का 2018 में हुआ था। उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे हम उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 रजिस्टर ईच इक्वल टू 3 ओम, मतलब 3 रजिस्टर है, हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है, 3 ओम है। आर कनेक्टेड सो एज टू फॉर्म अ ट्रायंगल, मतलब 3 रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट किया गया है ताकि वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर सके। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 वर्टाइसिस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के 3 वर्टाइसिस होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, उनमें से किन्हीं भी दो के अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करोगे? पहले आपको एक रेजिस्टेंस ये ले लीजिए, एक रेजिस्टेंस ये ले लीजिए और एक रेजिस्टेंस ये ले लीजिए। आपने 3 रेजिस्टेंस ले लिया, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। और आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 3 ओम गिवन है। 3 ओम क्या है? ये जो है ये ओम पढ़ते हैं इसको, ओम। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता लग गया कि रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। ओम, ओ एच एम। और सिंबल क्या होता है, ऐसे करके ऐसे, ये इसका सिंबल होता है ओम का। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 3 रजिस्टर है, एक रजिस्टर, 2 और 3, each equal to 3 ohm, 3 ohm है, are connected so as to form a triangle, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 वर्टाइसिस, मतलब कोई भी 2 वर्टाइसिस ले लो। मान लो आपने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। इनके अबाउट आपको क्या निकालना है, इन दोनों के अबाउट, मान लो ये ए है और ये बी है, तो आर इक्विवेलेंट निकालना है अबाउट ए बी, ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये बताना है आपको, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब कैसे करोगे? हमें जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, तो हम उनके बीच में क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि ए और बी के बीच में एक ही रेजिस्टेंस आ जाए और उसी को हम आर इक्विवेलेंट कहेंगे। ए और बी के बीच में यहाँ पे तो 3 रेजिस्टेंस है, लेकिन हम चाहते हैं एक ही रेजिस्टेंस आए। वो जो एक रेजिस्टेंस होगा वही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो वो कैसे लेके आते हैं, सोल्व करके लेके आते हैं। जैसे ये दोनों जो है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। देखो ये ऐसे और ऐसे एक ही पाथ है, तो ये किस में है, सीरीज में है। और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, इन दोनों का जो सम होगा। सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, मतलब आर इन सीरीज, आर एस किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 एंड शो ऑन। और पैरेलल में क्या होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड शो ऑन। सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायरेक्ट सम हो जाता है उनका, लेकिन पैरेलल में उनके अपोजिट करके ऐड करना होता है हमें। तो यहाँ पे क्या है, दो रेजिस्टेंस R और R सीरीज में है, तो R और R का सम 2R होगा, मतलब इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2R आएगा। मतलब ये दोनों जो है, ये आपका A है, ऊपर जो है दोनों क्या बन गए, 2R बन गए। और ये एक R हमें इनके क्रॉस लगा हुआ है पहले से ही, और ये B है। ये R तो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया, ये जो R था वो यहाँ पे लिखा गया, और इन दोनों की जगह एक लिख दिया, कितने का, 2R का, क्योंकि सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट जुड़ गए। तो R और R कितना हो गया, 2R। अब देखो ये दोनों इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे है, जैसे मान लो इस पॉइंट से यहाँ पे जाने के दो रास्ते हैं, या तो ऐसे चले जाओ या फिर ऐसे चले जाओ। तो ये दो रास्ते हैं, तो ये पैरेलल में होते हैं। तो इसका मतलब पैरेलल में है तो 1/RP, RP मतलब पैरेलल में कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना ले लो, किसी को R1 ले लो, इसको R1 ले लो, R को R2 इसको ले लो, 1/2R। अगर हम
अब एलसीएम लेंगे तो 2r आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो 1/rp किसके इक्वल आएगा, 3/2r के। तो rp कितना आ जाएगा पैरेलल में, मतलब पैरेलल में थे तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2r/3। ये गलती मत करिएगा, ये 1/rp आया है और हमें क्या चाहिए, rp चाहिए। rp मतलब ये दोनों पैरेलल में थे तो इनका इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना आया, 2r/3। मतलब a और b के बीच में इन दोनों को हटा करके, इन दोनों को हटा के आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो 2r/3 का। मतलब क्या है कि ये दो रेजिस्टेंस थे आपके ए और बी के बीच में, लेकिन हम चाहते थे एक ही रेजिस्टेंस लेके आना। तो वो कैसे आएगा, इन दोनों का पैरेलल में इक्विवेलेंट निकाल लो, और आपने पैरेलल में इक्विवेलेंट निकाला 2r/3 आया। मैं एक बारी और रिपीट कर रहा हूं कि ये 1/rp है, ये rp नहीं है, ये 1/rp है। तो rp आप इसका अपोजिट करोगे, इसको ऊपर लेके जाओगे, इसको नीचे लेके आओगे, तब rp आएगा। तो rp आ गया, तो a और b के बीच में इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और वही रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, R इक्विवेलेंट होता है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमारा a और b के बीच में कितना आ गया नेट, 2r/3। तो और r की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी, r की वैल्यू हमें 3 गिवन थी, तो 3 रख दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया आपका, 2 ओम। बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, 2 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 और 3 किस में है, पैरेलल में, तो 6 और 3 यहाँ पे डायरेक्ट। ये तो मैंने एक जनरल प्रोसेस बता दी आपको कि ऐसे करना है। क्या पता ये आर की वैल्यू ना दी होती, आर 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 दिए होते तो ऐसे करना होता, 2r/3। लेकिन अगर आपको आर की वैल्यू गिवन है तो आर की वैल्यू के साथ कर लीजिए। जैसे ये था कि ये आपका 3 ओम है, और ये भी आपका 3 ओम है, और ये भी आपका कितना है, 3 ओम है। तो इनके अक्रॉस निकालना है, तो 3 और 3 तो 6 ओम हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट 6 ओम और 3 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 ओम आएगा। 6 ओम और 3 ओम किस में होंगे, पैरेलल में, पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट आता है ना, वो आता है डायरेक्ट ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का सम। डायरेक्ट याद रखिए, अगर R1 और R2 दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, दोनों की गुणा बाय दोनों का सम। क्यों आया ये ऐसा, अब देखो ऐसे, 1/rp हमने पढ़ा था 1/r1 प्लस 1/r2। तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो नीचे R1 इंटू R2 आएगा, ऊपर R1 प्लस R2 आएगा। तो ये 1/rp आया है, तो rp कितना आएगा, R1 इंटू R2 ऊपर चला जाएगा और नीचे उनका क्या आ जाएगा, सम। मतलब अगर दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट या उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, दोनों की गुणा बाय दोनों का सम, डायरेक्ट हो जाता है। तो rp मतलब इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, किनका, जो दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे हुए थे, R1 और R2 जो पैरेलल में थे, उनका इक्विवेलेंट कह लो या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, दोनों की गुणा तो ऊपर कर दो और दोनों की जोड़ नीचे कर दो। तो ऐसा ही हमें यहाँ पे करना था कि डायरेक्ट 3 और 3 तो सीरीज में तो 6 हो गए, और 6 और 3 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो 6 3 18/9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम। मतलब इन दोनों को हटाकर आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो 2 ओम का। तो ये था तरीका, ये था आपका स्मार्ट वर्क। वो था मैंने एक जनरल प्रोसेस के थ्रू सिखाया कि ऐसे ऐसे करते हैं। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर कॉम्प्लिकेटेड होता तो 1 बाय 1 स्टेप ऐसे चलते हैं कि हमें ए और बी के बीच में एक ही रेजिस्टेंस लेके आना होता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना था, इस तरह से। एक बार और देख लीजिए, ये ए और ये बी, इन दोनों का रिजल्टेंट 3 ओम, और 3 ओम का तो 6 ओम आ जाएगा। और ये 3 ओम है, अगर करना चाहो तो लिख लो, ये आपका 6 ओम और ये आपका 3 ओम। 6 ओम और 3 ओम किस में है, पैरेलल में। अगर पैरेलल में है तो इनकी जगह एक ही लगाओगे, आर इक्विवेलेंट।
आर इक्विवेलेंट का मतलब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, और वो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, दोनों की गुणा बाय दोनों का जोड़। तो 6 × 18 बटे 9, तो ये कितना आ जाएगा 2 ओम। तो राइट आंसर भी आपका क्या था, 2 ओम था। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो अगर आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे करिए, लेकिन क्वेश्चन को ठीक करने की कोशिश करिए, कोई भी मैथमेटिकल मिस्टेक मत करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लीनियर एसएचएम ऑफ अ पार्टिकल, मतलब कोई पार्टिकल है वो लीनियर एसएचएम कर रहा है, मतलब लीनियर का मतलब एक लाइन के अलोंग एसएचएम कर रहा है। ये उसकी क्या होती है, मीन पोजीशन होती है, या फिर इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये जो दो होती है, ये और ये दोनों क्या होती है, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। कहता है एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की जो एक्सट्रीम पोजीशन है, वहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होंगे दोनों, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिनिमम होंगे दोनों। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, या वेलोसिटी मिनिमम होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, पहले जो साइंस के पेपर में था वो कहाँ पे पूछ रहा था, या फिर बाद में आया होगा। मींस जो मैंने क्वेश्चन को सोल्व कराए हैं आपको टीजेटी साइंस के, उनमें ये क्वेश्चन था कि मीन पोजीशन के ऊपर आपको क्या करना है, मीन पोजीशन पे आपको बताना था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहाँ पे, कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है। और यहाँ पे कहाँ पूछ लिया, एक्सट्रीम पोजीशन पे पूछ लिया, और आगे भी आपसे पूछ सकता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी तो होती है मिनिमम, और मिनिमम भी कितनी होती है, 0 होती है, और एक्सेलरेशन होता है आपका मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, सेम होगा। और मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी तो होती है मैक्सिमम, वेलोसिटी तो क्या होती है, मैक्सिमम। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मिनिमम, और मिनिमम कितना होता है, 0 होता है। सो आपको ये पता लग गया कि एक्सेलरेशन जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, और वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द particle velocity is minimum and acceleration is maximum। सो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड क्यूब, मतलब अल्फा बीटा एंड गामा कोफिशिएंट है लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड क्यूब। मतलब हमें पता है सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन होता है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो वो लाइन में भी हो जाता है, एरिया में भी हो जाता है, और वॉल्यूम में भी हो जाता है। और जो लाइन में होता है उसका कोफिशिएंट अल्फा होता है, एरिया में होता है उसका बीटा होता है, और वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होता है उनके जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो ये थे। अब हमें ये पता है कि इनके बीच में रिलेशन कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा इज, मतलब कौन सी रिलेशन करेक्ट है। हमें पता है बीटा किसके इक्वल होता है, 2 अल्फा, और गामा किसके इक्वल होता है, 3 अल्फा के। अल्फा तो अल्फा ही रहता है, बीटा जो होता है वो 2 अल्फा के बराबर होता है, और गामा जो होता है वो 3 अल्फा के बराबर होता है। सो यहाँ से अगर मैं अल्फा निकालता हूँ तो किसके इक्वल आएगा, बीटा बाय 2। और यहाँ से अगर मैं अल्फा निकालता हूँ तो क्या आएगा, गामा बाय 3। तो ये अल्फा जो है तीनों बराबर होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2 इक्वल टू गामा बाय 3, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये अल्फा तीनों बराबर है। तो अल्फा को इसके बराबर भी लिखा जा सकता है, और अल्फा को इसके बराबर भी। अगर अब हम एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये 6 आएगा। मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है कि 2 और 3 को हमें खत्म करना है, तो इस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि इसको 6 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो कितना हो जाएगा, 6 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 3 बीटा, और ये कितना हो जाएगा 2 गामा।
मीन्स हमें क्या चाहिए, ये इक्वल टू दिया हुआ है। अब हम ये जो नीचे 2 और 3 है इनको खत्म करना चाहते हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा, 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 6। मतलब अब हमें इस पूरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। ये तरीका होता है करने का कि जो नीचे वाले जो नंबर है उनका एलसीएम निकालो और उस एलसीएम से सभी को मल्टीप्लाई कर दो ओनली, और मल्टीप्लाई किया तो ये 6 अल्फा आ गया, ये 3 से कट जाएगा, सॉरी ये 2 से कट जाएगा तो ये 3 बीटा आ जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा तो 2 गामा आ जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो 6 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा। तो ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड की विल बी मैक्सिमम। मतलब साउंड की स्पीड किस मीडियम में मैक्सिमम है, वाटर में, कॉपर में, स्टील में, एल्यूमिनियम में। तो इस क्वेश्चन का काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम बात करें साउंड की, कि साउंड की जो स्पीड होती है वैक्यूम में कितनी होती है, वैक्यूम में होती है 0। हम ये सारी बात कर रहे हैं साउंड के लिए। साउंड की जो स्पीड होती है वैक्यूम में 0 होती है, वैक्यूम में बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करती साउंड की स्पीड। और सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड में। उससे कम किस में होती है, लिक्विड में। और उससे कम किस में होती है, गैस में। तो साउंड की जो स्पीड होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है, और 0 किस में होती है, वैक्यूम में होती है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है वाटर, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम। जो वाटर है वो तो लिक्विड है, और ये तीनों क्या है, सॉलिड होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम सॉलिड में होगी। और सॉलिड के ये 3 एग्जाम्पल है, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा, अब हमें ये देखना है। ये तो नहीं हो सकता मैक्सिमम का, क्योंकि वाटर तो लिक्विड है और साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, और ऑप्शन में सॉलिड गिवन है, तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा जहां पे साउंड की स्पीड मैक्सिमम होगी। अब देखते हैं कि जो सॉलिड पे भी किस पे डिपेंड करती है। साउंड की जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ ए मीडियम के स्क्वायर रूट के। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ ए मीडियम। डेंसिटी ऑफ ए मीडियम, जिस मीडियम से वो ट्रेवल कर रही है उसकी डेंसिटी ऑफ मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ ए मीडियम के स्क्वायर रूट के। अब जिसकी डेंसिटी कम होगी उसके अंदर साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें साउंड की स्पीड क्या होगी, कम होगी। मींस अब हमें मैक्सिमम स्पीड देखनी है, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी, ये कम होगा तभी तो ये ज्यादा आएगा। मींस हमें इन तीनों में से ये देखना है किसकी डेंसिटी कम है। अब मैंने मोस्टली जो सॉलिड है उनकी हमें डेंसिटी लिख रखी है। जैसे वाटर की डेंसिटी मैंने लिक्विड की भी लिख दी थी एक दो की। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। एल्यूमिनियम देखो, आपको कॉपर, स्टील और एल्यूमिनियम है, मैंने मोस्टली सभी की लिख रखी है। एल्यूमिनियम की, कॉपर की, सिल्वर, लेड, प्लेडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, टीन, निकल, टंगस्टन, टाइटेनियम एंड स्टेनलेस स्टील एंड स्टील। इन सभी की मैंने क्या लिख दी, यहाँ पर डेंसिटी लिख दी इसके आगे। आप इनकी डेंसिटी को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन में एल्यूमिनियम की डेंसिटी का पता होना चाहिए, आपको स्टील की डेंसिटी का पता होना चाहिए, और आपको कॉपर की डेंसिटी का पता होना चाहिए। तो आप एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो 2.72, तो 2.72 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और स्टील की जो डेंसिटी होती है, स्टील की डेंसिटी कितनी है, 7.85, 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो कॉपर की डेंसिटी है, कॉपर की डेंसिटी कितनी है, 8.94, 8.94 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इन तीनों में से देखो किसकी डेंसिटी सबसे कम है।
इन तीनों में से एल्यूमिनियम की डेंसिटी सबसे कम है, रो ऑफ एल्यूमिनियम की सबसे कम है, तो यहाँ पर साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो एल्यूमिनियम के अंदर साउंड की स्पीड जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। मीन्स इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हर एक की डेंसिटी पता होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर सबकी डेंसिटी लिख दी है। आप जितनी याद हो सके उतने की याद कर लीजिए। गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, स्टेनलेस स्टील की, आयरन की, टाइटेनियम की, प्लेडियम, प्लेटिनम, टंगस्टन, इनकी आप डेंसिटी याद कर लीजिए ताकि आपको आगे इन फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। तो ये था आपका राइट आंसर। तो डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन आगे भी आया था जिसमें उसने चारों के चारों क्या कर दिए थे? अलग अलग सॉलिड, लिक्विड और गैस कर दिए थे। अगर यहाँ पर इस ऑप्शन में सॉलिड एक ही होता ओनली, तो क्या आंसर आता? वो ही आता। और यहाँ पर अगर मिनिमम लिखा होता तो यहाँ पर ये जो वाटर है ये राइट आंसर हो जाता, क्योंकि ये तो तीनों सॉलिड होते, और सॉलिड होते तो सॉलिड में तो ज्यादा होती है लिक्विड के कंपेयर में। तो मिनिमम इन चारों ऑप्शन में से किसका आता? वाटर का। तो अगर यहाँ पे मिनिमम लिखा होता तो वाटर आता, लेकिन मैक्सिमम लिखा तो हमें इनकी डेंसिटी को भी देखना पड़ा क्योंकि तीनों ही सॉलिड है। और अगर यहाँ पर गैस और वैक्यूम और एल्यूमिनियम लिखा होता, मान लेते हैं यहाँ पे गैस लिखा होता, यहाँ पर वैक्यूम लिखा होता और यहाँ पर एल्यूमिनियम, तो हमें ये डेंसिटी भी देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सॉलिड के अंदर मैक्सिमम होती है। तो एल्यूमिनियम उन तीनों, इन चारों में से एल्यूमिनियम ही सॉलिड होता तब, तो राइट आंसर आपका एल्यूमिनियम होता। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन एन इंडक्टर एल एंड रेजिस्टेंस आर इन सीरीज आर कनेक्टेड अक्रॉस ए 12 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। मतलब एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस कितनी है? एल है। एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? आर है। इन सीरीज में आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 12 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। मतलब ऐसी एक एसी है, ये आपकी एसी सप्लाई है। ये जो एसी लिखा है ना, ये फ्रीक्वेंसी लिखी है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि ये जो आपने सप्लाई दी है वो कैसी सप्लाई है? एसी सप्लाई है। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो इन द सर्किट। द करंट डिफर्स इन फेज फ्रॉम अप्लाइड वोल्टेज। मतलब करंट जो है वो कितने फेज में है? अप्लाइड वोल्टेज के साथ कितना फेज डिफरेंस है? पाई/3 रेडियन का फेज डिफरेंस है। द वैल्यू ऑफ आर विल बी। मतलब आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ये चार ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट टाइम ये याद रखिए, जब भी एसी सप्लाई में सिर्फ वोल्टेज लिखी हो तो वो उसकी कैसी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू होती है। ओनली करंट लिखा हो तो वो उसकी कैसी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू होती है। मींस यहाँ पर आपको एक लिखा हुआ है इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस है एल, एक रजिस्टर है जिसकी रजिस्टेंस है आर, और ये एक एसी सोर्स से जोड़ रखे हैं। इस एसी सोर्स की आपको एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ साइन और कोस की टर्म में, सिर्फ 12 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है ओनली। तो इसका मतलब ये तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू, और ये उसकी वी आर एम एस है। वी आर एम एस मतलब उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की। समझ गए? तो ये उसकी रूट मीन मतलब जब भी वोल्टेज लिखी होती है एसी के साथ ओनली, तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की आपको आरएमएस वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर। आपको करंट की कितनी वैल्यू गिवन है? आरएमएस वैल्यू 0.5 एम्पियर। अब हमें पता है इंडक्टर और रेजिस्टेंस जो है, हमने जो वीडियो सोल्व की हुई है टीजेटी साइंस की उसमें देखा था कि जो एक्स एल आता है वो ऊपर आता है और इस तरफ क्या आता है? आर आता है। ये होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये क्या होता है? सिर्फ रेजिस्टेंस होता है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ आएगा? इधर आएगा। जड़। जड़ क्या होता है?
इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। जेड क्या होता है? नेट इम्पीडेंस होता है। और ये जो नेट इम्पीडेंस है वो कितना एंगल बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है। और जो जेड है उसी की डायरेक्शन में आपका क्या होता है? वी आर एम एस। और आर जो है उसी की डायरेक्शन में क्या होता है? आई आर एम एस। और ये एंगल क्या है? फाई। फाई क्या है? करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस है। फाई क्या है आपका? फेज डिफरेंस है आपका फाई। सो अब आप क्या करोगे कि वी आर एम एस, आई आर एम एस और फाई क्या है? ये एंगल है। तो अब आप क्या करोगे? एक आपको ये भी पता है कि जो इम्पीडेंस होगा सर्किट का, इम्पीडेंस जो होगा सर्किट का, वो किसके इक्वल होता है? वी आर एम एस बाय आई आर एम एस। मतलब इम्पीडेंस एक रेजिस्टेंस ही तो है उस सर्किट की, और वो किसके इक्वल होती है? V इक्वल टू आई आर। आर की जगह इम्पीडेंस आ गया, तो ऊपर वी आर एम एस और नीचे क्या है? आई आर एम एस। और वी आर एम एस और आई आर एम एस आपको गिवन है। वी आर एम एस कितनी है? 12। और आई आर एम एस कितना है? 0.5। तो ये 0.5 को करोगे तो 12/5, ऊपर 10 चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24। मतलब इम्पीडेंस जो है, नेट इम्पीडेंस वो कितनी आ गई? 24 ओम आ गई। अब नेट इम्पीडेंस जो जड़ होती है, जो नेट इम्पीडेंस होगी, वो जड़ किसके इक्वल होगी? अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, यही होगी नेट इम्पीडेंस। क्योंकि ये तो राइट एंगल पे है, राइट एंगल पे जो रिजल्टेंट होता है वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जेड जो है वो किसके इक्वल होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। क्योंकि ये अगर एक्सएल है तो ये भी कितना आएगा? एक्सएल आएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जड़ के स्क्वायर के बराबर होगा, और जड़ फिर कितना होगा? स्क्वायर उस साइड जाकर के रूट हो जाएगा। मीन्स आपको जड़ भी पता लग गया और जड़ नेट पता है, और जड़ का एक्सप्रेशन ये है। तो इसको इसके बराबर कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इक्वल टू 24। और ये जड़ का रूट, अगर हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है। अब अगेन देखिए, अगर हमें अब एक्सेल कहाँ से लेके आए? अब हमें एक्सेल भी तो चाहिएगा, लेकिन हमें ये पता है कि जो tan फाई होता है वो किसके इक्वल होगा? एक्स एल बाय आर के। ये देखो tan फाई निकालो, tan फाई किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एक्सएल, और बेस क्या है? आर। तो अब आप क्या करोगे? tan फाई, और फाई आपको गिवन है कितना है? पाई/4। तो 10 सॉरी पाई/3 है आपका। तो आपको फाई कितना गिवन था? पाई/3। तो 10 पाई/3 इक्वल टू एक्स एल बाय आर। तो 10 पाई/3 कितना होता है? अंडर द रूट 3। अरे 1060 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 रख दो, 180/3 का मतलब 1060 डिग्री कितना होता है? √3। तो यहाँ से एक्स एल कितना निकल के आ जाएगा? एक्स एल आ जाएगा √3r। तो आपने एक्सएल भी निकाल लिया √3r। अब आर की टर्म में एक्सएल आ गया तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि हमें फाइनली तो आर निकालना है। तो आर स्क्वायर, एक्स एल का स्क्वायर करोगे तो 3√3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, आर का आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 576। तो 4r स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 576 के। आर स्क्वायर कितना आएगा? 576/4। तो 4 एकम 4, 1 और 7, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो आर स्क्वायर कितना आ गया? 144। तो आर कितना आ जाएगा? 144 का रूट करोगे तो 12 ओम आ जाएगा। तो मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12 ओम निकल कर आ गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या करते हैं? दो चीजों को हम रब करते हैं, और रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आता है। तो किसको हम चार्ज नहीं कर सकते इजिली? ए वूलन क्लॉथ, एक
इन्फ्लेटेड बैलून, ए प्लास्टिक स्केल, ए कॉपर रोड। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर रोड, क्योंकि कॉपर रोड क्या होती है, मेटेलिक होती है। मेटेलिक का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग होती है। और अगर उसके ऊपर चार्ज लेकर आएंगे तो वो चार्ज आपका आपके बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या है, कंडक्टिंग है, चार्ज को फॉलो कर देती है। और कॉपर रोड भी चार्ज को फॉलो इजीली कर देती है। तो हम जो आपका फ्रिक्शन मेथड है, जो आपका फ्रिक्शन मेथड होता है, उसके अंदर हमें अगर चार्ज करना हो तो हम इंसुलेटिंग बॉडी लेते हैं, इंसुलेटिंग बॉडीज लेते हैं रब करने के लिए। कंडक्टिंग बॉडी या मेटेलिक बॉडी नहीं लेते हैं। फ्रिक्शन मेथड या फिर रबिंग मेथड के अंदर अगर हमें चार्ज लेके आना है फ्रिक्शन या रबिंग से, तो हम उन कौन सी बॉडी को रब करते हैं, इंसुलेटिंग बॉडीज को, ताकि वो चार्ज हमारी बॉडी से होता हुआ ग्राउंड में ना जाए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, कि कॉपर रोड या मेटेलिक कोई भी चीज है या कंडक्टिंग कोई भी चीज है, उनको हम इजीली क्या नहीं कर सकते, फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।